मित्र गुरु भाई निवेदन का आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? मुझे बहुत लगा है पीछे आवाज आ रही क्या? कहाँ नहीं आ रही? आप सुन पा रहे मुझे? आवाज आ रही है? आ रही है, बस आ रही है। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात करूंगा क्योंकि आपको भी बहुत से अच्छे वक्ताओं को, शिक्षितल वक्ताओं को सुनना है और मुझे कानपुर पहुंचना है। ये मेरे लिए थोड़ा विरल सौभाग्य का दिन है कि मैं अपने लगभग 40 वर्ष पुराने मित्र और अपने गुरु भाई दोनों जो एक ही व्यक्ति है उसके अभिनंदन समारोह में हूँ। और उसमें सौभाग्य की बात यह है कि मेरे गुरु भी यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों के साझा गुरु जो है वो मेरे अभिभावक भी हैं, अच्युतानंद मिश्र। तो बहुत विशेष है अवसर। मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कितने युवा पत्रकार बैठे हैं। अगर हो तो कृपया हाथ उठाइएगा। एक दो युवाओं में हाथ तो 3-4 होते जी। तो कि कितना अच्छा होता कि उड़ई जालौन के और आसपास के इलाकों के युवा पत्रकार इस समारोह को देखते। यहाँ जो हो रहा है, जो हुआ है, वो हर युवा पत्रकार के लिए, और युवा ही नहीं हर वरिष्ठ पत्रकार के लिए भी एक बहुत सराहनीय दृश्य है। इस पर जला जा सकता है विषय। मैं भी अगर इस समारोह में नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि जिस अनिल शर्मा को मैं इतने दिनों से जानता हूँ वो दरअसल हैं क्या और कैसे हैं। और वो आप सबको यहाँ देखकर और सुनकर समझ में आया है। रमेश जी और रेणु जी से तो परिचय बहुत पुराना है कि वो भी इतना कम बताने और बोलने वाले हैं, अपनी भी बात नहीं करते और अपनों की भी बात थोड़ा कम करते हैं। कि अनिल शर्मा की उड़ई में और इस पूरे क्षेत्र में प्रतिष्ठा कैसी है, छवि कैसी है, उनके संबंध कैसे हैं, ये केवल इस कार्यक्रम में आकर ही समझा जा सकता है। और ये प्रतिष्ठा, छवि, संबंध, सम्मान किसी भी पत्रकार के लिए कितना ही बड़ा हो उसके लिए ये, जैसे मैंने कहा, ईर्ष्या का विषय हो सकते हैं और प्रेरणा का विषय होनी चाहिए। जैसे राजनीति अंततः स्थानीय होती है, चाहे कितनी ही वैश्विक हो, जैसे ही पत्रकारिता भी अंततः और प्रथमतः स्थानीय होती है। कुछ चीज़ें तो उनके बारे में पता थी, और ये बातें, इन बातों को आप एक समूची पत्रकारिता या समग्र पत्रकारिता के बारे में मेरे विचारों के रूप में भी दे सकते हैं। केवल एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, व्यक्तित्व एक निमित्त बन गया है। लेकिन अगर सच्चाई से, निडरता से, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और बिना राग और द्वेष के पत्रकारिता की जाए, बिना साधनों के, बिना अमीर हुए, बिना साइकिल के और बिना घर के, अपने घर के 50 साल, तो कैसे उससे लगभग सब कुछ हो जाता है और उसकी जगह बनती है। वो कैसी जगह बनती है, ये आज हम देख रहे हैं। मैं नहीं जानता कितने
पत्रकारों के बारे में हम इस तरह से कह सकते हैं या सोच सकते हैं। पत्रकारिता की जो बुनियाद है वो तो दरअसल संवाद लेखन, संवाद प्रेषण है, संवाददाता का, रिपोर्टर का जो हम काम करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट, वहाँ से शुरुआत होती है उसकी। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है पत्रकारिता का, खबर, सूचना, लोकहित की सूचनाएं, वो जिलों और मुफस्सिल की पत्रकारिता से ही, उसके पत्रकारों के माध्यम से ही सामने आती है। बाकी जो कुछ है पत्रकारिता में, पत्रकारिता की आत्मा है तथ्य, जो जैसा है और हो रहा है और हुआ है उसको यथावत सामने रखना, ये मूल धर्म है हमारा। और इसमें निजी पसंद नापसंद, राग द्वेष, विचारधारा का होना या ना होना, ये सब कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि तथ्य से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए। हम जैसे सत्य कहते हैं वो भी तथ्य पर आधारित होता है, तब कुछ सत्य होता है। लेकिन अभी एक समय ऐसा है जब तथ्यहीन सत्यों की बाढ़ों का युग है। ऐसे सत्य प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं है और तत्व भी नहीं, केवल निजी और गढ़े हुए सत्य। ऐसे में जो हो रहा है उसको वैसा का वैसा रख देना, और वो अच्छा है या बुरा है बिना इसकी चिंता किए हुए, वो लोकहित में है कि नहीं, वो पाठकों या दर्शकों के हित में है कि नहीं, उनके लिए जानना उसे जरूरी है कि नहीं, ये पत्रकारिता का धर्म है। और ऐसे तथ्यों को सामने रखकर पाठक या दर्शक उससे क्या ग्रहण करते हैं, उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, उसके क्या सोचते हैं, ये उन पर छोड़ देना, ये भी उसी धर्म का हिस्सा है। कम से कम हम लोग जिस पुराने पत्रकारिता के विद्यालयों में पढ़े तो हमारे समय में तो विद्यालय होते भी नहीं थे। काम करते हुए जो सीखा है, पढ़ा है, समझा है, वो यही है। और मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में पत्रकारिता का महत्व क्या है और उसकी भूमिका क्या है। ये अकारण नहीं है कि उसको चौथा खंभा कहा जाता है लोकतंत्र का। पत्रकारिता में बहुत सी कमियां हैं। हर पत्रकार एक मनुष्य है और पत्रकारिता अंततः एक मनुष्यकृत चीज है, इसलिए उसमें गलतियां अवश्यंभावी है, वो होगी ही, अनिवार्य है। मनुष्य है, वहाँ गलतियां हैं। हम सब त्रुटि परायण है, अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो हम सब फॉलिबल हैं, किसी भी भूमिका में हो, कहीं भी हो, जिस ऊंची जगह हो। तो अपनी इस प्रकृतिगत और ढांचागत नियति या प्रकृति के अनुसूप के भीतर पत्रकारिता अपनी कमियों, गलतियों, तथ्य की चूकों या अपूर्ण तथ्यों के साथ भी क्या भूमिका निभाती है लोकतंत्र में, इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं नए सिरे से, अगर सिर्फ ये सोच लें कि अगर आज हमारे जीवन में, हमारे सामने अखबार न हो, समाचार चैनल न हो, और अब सोशल मीडिया को भी आप मान सकते हैं, वो न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे शहर का जीवन कैसा होगा। बच्चों का स्कूल खुला है कि नहीं खुला है, कार्यालय खुले हैं या बंद है, न्यायालय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आज करेंगे कि नहीं, आज छुट्टी है या नहीं है, बैंक की छुट्टी है या बैंक काम कर रहा है, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि कहीं भोपू लगा के पूरे शहर में मुनादी तो कुछ कर ही नहीं जाता पहले। और बिना सूचनाओं के, बिना प्रासंगिक और जरूरी सूचनाओं के आधुनिक जीवन संभव ही नहीं है। एक दिन भी पूरा ढांचा ही समाज का, देशों का और दुनिया का खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा अगर हमें अच्छी समुचित सूचनाएं और सम्यक सूचनाएं नहीं मिलती।
हम जो लोकतंत्र का दूसरा मूल है कि हर नागरिक द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल करके यथापूर्वक तथ्य इकट्ठा कर कर उनके आधार पर ये तय करना कि मुझे मतदान किसके पक्ष में करना है, किसके पक्ष में नहीं करना है। ये लोकतंत्र का प्राण है, मतदान और मतदाता। और मतदाता से क्या हम चिंतित करते हैं कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। उस विवेक में तथ्य शामिल है, तथ्यों के आधार पर ही विवेक काम करता है। उसके आधार पे बाकी किसी और चीज़ का ध्यान न रखते हुए हम वोट डालें। वो एक आदर्श, हम जानते हैं कि आदर्श नहीं होते, लेकिन आदर्श सामने भी ना हो, मन में भी ना हो, सिद्धांत रूप में भी ना हो तो अराजकता ही हो जाए। आज ये विषय उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये विषय मैं आपको बता सकता हूँ कि अनिल के साथ बात करते हुए मेरा ही सुझाया हुआ था, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूँ और हम सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि हमसे चीज़ों को समझने में पूरी तरह गलती हो सकती है, क्योंकि हम प्रकृति से त्रुटि पर आए हैं। तो जो आज का समय में महसूस करता हूँ कि जो पत्रकारिता के माध्यम से हमें सूचनाएं तथा कथित सूचनाएं मिलती हैं, वो इतनी संदिग्ध है कि समझ में नहीं आता कि असली खबर क्या है, खबर कहाँ से आ रही है, किन शक्तियों, किन स्रोतों, किन उद्देश्यों और किन प्रयोजनों से एक खबर हम तक पहुँच रही है। किसी भी माध्यम से ये समझने में भी एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों के लिए भी समस्या है। क्योंकि कौन सी चीज़, कौन सी खबर कहाँ से प्रायोजित है कुछ तो अंदाज लग जाता है, लेकिन कई बार वो नहीं समझ में आता है कि जटिल खबरें होती हैं, आर्थिक खबरें हैं या कानूनी खबरें हैं और बहुत सारी ऐसी। तो हमारी पत्रकारिता से ये अपेक्षा रहती है कि वो जो भी तथ्य हमें देंगे वो संदर्भ सहित देंगे, सही संदर्भ देंगे और सही परिप्रेक्ष्य के साथ देंगे, सही विश्लेषण के साथ देंगे। ये अब ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको उसकी पसंद की जो चीज़ उस तक पहुँचती है वो उसको अच्छा लगता है, उसको पहुँचाने वाले को या उसको बोलने करने वाले को वो पसंद करता है। जो उसे पसंद नहीं है कई अनंत कारणों से, वो उसे संदिग्ध लगता है और झूठा लगता है। हम सब उसके शिकार है, ये मनुष्य की प्रकृति है, मनोविज्ञान है। तो इसको समझते हुए पत्रकार का काम ये है कि वो हमें तथ्य भी दे, विश्लेषण दे, संदर्भ दे और सही परिप्रेक्ष्य दे, बिना अपनी कोई राय और अपने विचार उस पर थोपे। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी हम तक सूचनाएं नहीं पहुँचती, विचार पहुँचते हैं। और मैं नहीं जानता कि कितने समाचार चैनल रह गए हैं, विचार चैनल तो सारे के सारे हैं। और कम से कम मुझे, मैं नहीं आपके बारे में नहीं जानता, मुझे तो एक भी चैनल अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नहीं दिखता मैं जिस पर भरोसा करता हूँ। चैनल चापलूस हैं, पत्रकार प्रवक्ता हो गए। वो पत्रकार भी नहीं है, वो पक्षकार हैं। पक्षकार होते तो भी ठीक था, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई पक्ष तो होता ही है, हमें से कोई निष्पक्ष नहीं है, अपक्ष नहीं है, हम सबकी एक दृष्टि होती है। लेकिन पक्षकार होना और प्रवक्ता होना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये भी आप बुनियादी चीज़ें हम सब जानते हैं, हमारे बहुत सारे राजनीतिक मित्र यहाँ बैठे हैं जिनमें से कई शायद प्रवक्ता भी रहा होंगे। तो जब पत्रकार प्रवक्ता होने लगे और चैनल सिर्फ चापलूसी करे और कुछ गौरवपूर्ण अपवादों को छोड़कर अखबारों की भी यही स्थिति, विशेषतौर पर उनके संपादकीय जहां विचार और विश्लेषण किए जाते हैं।
तो ये स्थिति ऐसी है जो पूरे समूचे हमारे लोकतंत्र को संदिग्ध और संकटग्रस्त बना रही है और उसके भविष्य को बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण बना रही है। क्योंकि ये जो हो रहा है ये अपवाद सब जगह है मित्रों, इसलिए सबको एक लाठी से मैं नहीं हाँक, कई मूर्खता होगी। अनिल शर्मा जैसे पत्रकार आज भी हैं और सक्रिय हैं और इस ऐसा सम्मान पा रहे हैं, यही हमें बता रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं होगा। आशा कभी मरती भी नहीं और मरनी चाहिए भी नहीं। तो हमें ये आशा बनाए रखनी चाहिए कि भविष्य बेहतर होगा, हम बेहतर होंगे। आज हमें जिनसे समस्या है, जो हमारे दृष्टि से काम ठीक नहीं कर रहे हैं, वो भी कल बेहतर होंगे और बेहतर काम करेंगे। मैं ये आशा रखता हूँ, मैं निराशा नहीं पालता। लेकिन उसके साथ ही यथार्थवादी होना भी बहुत जरूरी है। हम स्वप्नजीवी नहीं हो सकते। देश के सामने इतने बड़े बड़े मसले हैं, होते ही हैं, हर समय होते हैं। तो उस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय होती है, दृष्टि होती है। और अगर दृष्टियों की और विचारधाराओं की भिन्नता ना हो, बहुलता ना हो, तो लोकतंत्र ही नहीं संभव है। वो लोकतंत्र ही क्या है? वरना तो राज्यतंत्र ही होता, केवल राजशाही होती थी, एक ही राय होती थी, एक ही फैसला होता था, एक ही निर्णय करता होता था और नियामक होता था, मालिक होता था। लोकतंत्र को खतरा किन चीजों से होता है? जब वैचारिक दृष्टिगत बहुलता कम होती है, जब जबरदस्ती कम की जाती है, जब भय या प्रलोभन या कई बार भय और प्रलोभन दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है पत्रकारों या संस्थानों को प्रभावित करने के लिए। और उसमें मुझे ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ सभी बहुत जागरूक लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब एक पहले जब हम लोग बड़े हुए, मैं बड़ा हुआ, जब पत्रकारिता की शुरुआत जब हम गहरा उसका पढ़ रहे थे, उसमें सिखाने वाले भी यहाँ बैठे थे, तब पत्रकारिता इतनी बढ़ी हुई नहीं थी। हमने कभी ये माहौल ही नहीं देखा। हम लखनऊ से शुरू पता था कौन पत्रकार किस विचारधारा का है, लेकिन उनमें कभी दुश्मनी नहीं देखी, महसूस ही नहीं की। हंसी मजाक होता था, एक दूसरे की टांग खींची जाती थी, चुटकी दी जाती थी, सब कुछ होता था, बहुत मजे आते थे। वो मजा नहीं है। आज अगर आप मुझसे अलग राय के हैं तो आप मेरे शत्रु हैं। ये माहौल पहले नहीं था और ये देश और समाज भी ऐसा नहीं। ये समाज ऐसा है जो अपवर्जन का समाज बन गया है। अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन। बस यही हमारे हैं और यही सच्चे हैं, और बाकी जो हैं वो या तो पराये हैं या वो राष्ट्रद्रोही। ये राष्ट्रद्रोही बना राष्ट्रवादी, ये विभाजन कभी नहीं था, क्योंकि हम मानते थे कि सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार है और वो विचार, ऐसी विचारों की बहुलता ना हो तो फिर लोकतंत्र क्या होगा। लेकिन वो बहुलता आज संकट में, आस्था की बहुलता संकट में। आस्थाओं को ऐसा लड़ाया गया है कि वो अब साहचर्य और सहजीवन और सह अस्तित्व नहीं, वो शत्रुताएं बन गई हैं, अपवर्जन का एक कारण बन गई और ये लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। रात को आते हुए एक मैंने वीडियो देखा जहाँ पर एक मध्य प्रदेश में कोई कुशवाहा लड़का था, उससे कुछ सवर्ण, कह देता हूँ ब्राह्मण लोग नाराज होकर उससे कुछ काम कर दिया। तो पूरा वीडियो है जो उसको घेर के सब वीडियो बना रहे हैं और उससे उन्होंने एक ब्राह्मण बालक सामने बैठा है, सब युवा हैं, वो उससे ये सब करवाया गया है कि उसने पहले उस ब्राह्मण देवता के पैर धोए बारात में और उस पर जो था कि इसको पियो, सर चरणों में माथा लगा के प्रणाम करो, कुछ सेवा करो।
ये ऐसी घटनाएं पहले भी शायद होती होंगी, लेकिन सामने इस तरह से नहीं आई। अपेक्षा थी और कहा गया था हमें कि बहुत कुछ विचारधाराओं, कुछ लोगों द्वारा ऐसे कि इससे सारे भेद, जाति भेद मिटेंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि जाति भेद मिटे हैं कि नहीं मिटे हैं, कम भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मुझे तो लगता है कि बढ़े, ज़्यादा उग्र हो। ये तो केवल जाति की बात है, धर्म पर कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जितनी राय के हो यहाँ पर कुछ सूत्रों में हमारी जरूर तकलीफ होगी ये सुनकर, लेकिन कहना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं चूंकि अपने पुराने मित्रों द्वारा राष्ट्रद्रोही घोषित कई बार किया जा चुका हूँ और लगभग रोज ही किया जाता हूँ, इसलिए मैं भी कहता हूँ भाई मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। अच्छा, देशभक्ति पर ही शंका हो जाए सिर्फ इसलिए कि आप एक धारा के नहीं है, तो इसके आगे इसके जो देखिए ये मेरी सामान्य बात नहीं है, इसके लोकतंत्र के लिए हमारे और हमारी प्रगति के लिए, जिसे हम सब मानते हैं कि जो अटल है, अवश्यंभावी है, जो भारत की नियति है, जो भारत का मूल उसके होने का मैं कहूँगा कि उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो कैसे पूरा हो? एक बटा हुआ देश, आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ समाज, वो आगे कैसे बढ़ेगा? चैनलों में अगर दिन रात सारा जो प्राइम टाइम जिसको हम कहते हैं, तो केवल धर्मों के और जातियों की झगड़ों पर ही अगर केंद्रित हो जाएगा, तो बाकी जो प्रगति करने वाले मुद्दे हैं, जो देश को आगे ले जाने वाले मुद्दे हैं, उन पर बहसें कब होंगी, कौन करेगा? आप लोगों को, कितने लोगों को ऐसा देखने को, ऐसी बहसें देखने को मिलती है? तमाशे देखते हैं, रोज तमाशे देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं टीवी नहीं देखता, मैंने बंद कर दिया है, गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में ऐसा कर, सोशल मीडिया पर उससे भी बुरी स्थिति। कुछ लोग हैं जिनको वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें, कितनी गाली दे लें, उनको कुछ नहीं होता। कुछ लोग एक सामान्य सी बात कह दें तो वो फिर, और गलती भी कर दें तो भी, और वो सीजीआई भी हो तो उनके ऊपर जूता चल जाता है, उसको भी खूब प्रशंसा मिलती है और समर्थक मिलते हैं। तो न्यायाधीश भी मनुष्य होते हैं, इससे गलती हो सकती है, हुई। लेकिन अब सोचिए आप कि एक बार ये लोगों के, अब न्यायाधीश भी अलग अलग धाराओं के विचारों के लोग होते हैं, तो कभी किसी भी न्यायाधीश ने कुछ भी ऐसा कहा जो एक पक्ष के विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो क्या उसको जूते मारे जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में तो ये काम फिर जिला अदालतों में क्यों नहीं होगा? और हो ही रहा है। उच्च न्यायालयों में क्यों नहीं होगा? तो लोकतंत्र तो दबाने से नहीं चलता, जोर जबरदस्ती से नहीं चलता, वो बाहुबल से भी नहीं चलता और वो संख्या बल से भी नहीं चलता। जहाँ केवल जनसंख्या के आधार पर फैसले जब होते हैं किसी भी राज्य में और समाज में, लोकतंत्र में, तो वो लोकतंत्र नहीं रहता। फैसले तो विवेक पर आधारित होने चाहिए, गुण दोष के विश्लेषण के पर आधारित होने चाहिए। अब आप सोचिए कि सबसे ताजा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि अब अदालतों से ही, अदालतों की ऐसी कौन सा फैसला होता है, बड़ा फैसला, जो जिससे लोग असहमत नहीं होते? असहमति का अधिकार संवैधानिक है, असहमति की अभिव्यक्ति का अधिकार भी संवैधानिक है, वो न हो तो न्यायपालिका पर भी एक निरंकुशता उनके भीतर आ सकती है। तो न्यायपालिका की जहाँ जहाँ संभव है और जरूरी है, और न्यायाधीशों के फैसलों की भी आलोचना, समालोचना, सम्यक आलोचना होनी ही चाहिए। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कैसे करें? तो इस एक देखने में घटना छोटी सी है, लेकिन इसके दीर्घ महत्व और इसके प्रभाव की थोड़ी कल्पना कीजिए। शिक्षक मारे जा रहे हैं,
कक्षाओं में घुसकर शिक्षकों को, प्रोफेसरों को पीट दिया जाता है, तो कैसे हो रहा है? और इसके इसके निहितार्थ सोच लीजिए, आगे 10-50 साल आगे को सोच लीजिए। तो जो आज जो हमें होते हुए दिख रहा है, उसी को आप 10 साल या 15 साल या 25 साल आगे भविष्य में प्रक्षेपित कर दीजिए, तो कैसा हमारे लोकतंत्र की कैसी सूरत आपको दिखाई देगी। इन चीज़ों से आगाह करने का काम, इसमें सही राह दिखाने का काम, सही तथ्य देने का काम पत्रकारिता का है। दुर्भाग्य ये है कि विधायिका, जिसके बहुत सारे पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, सबसे आरक्षित अगर लोकतंत्र में कोई होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से जो आरक्षित होता है वो तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो एक बार बन गए जनप्रतिनिधि, उसके बाद चिंता यह है कि अगले अब दोबारा मैं कैसे बनूंगा या बनूंगी, और फिर मेरा बेटा या मेरे छोटा भाई या वो कैसे बनेंगे, परिवार में ये जागीर कैसे रहेगी, क्योंकि अब चुनाव क्षेत्र भी और पुलिस क्षेत्र भी जागीर है परिवारों की। और दूसरा सबसे आरक्षित, इसको वल्नरेबल कहते हैं, वर्ग होता है चौथा खंबा। यहाँ पे आज आप लोगों ने सुना होगा, हमने तो सुना कि अनिल ने कैसे जीवन गुजारा है, किन अभावों से गुजरे होंगे वो, किन मनस्थितियों से वो परिवार गुजरा होगा, किन स्थितियों और संघर्षों से परिवार गुजरा होगा, इसकी कल्पना हम करते हैं। और ये स्थिति इस देश के लाखों जिलों में काम करने वाले पत्रकारों की, उनको तो दरोगा भी धमका सकता है, उनको स्थानीय ठेकेदार धमकाता ही है, पीटता भी है। विधायक और जिला कप्तान और जज डीएम साहब और सांसद तो बहुत बड़ी है, जिला मंत्री तो बहुत बड़ी है। किसी ठेकेदार के आड़ अगर आप इसके खिलाफ कुछ आपने कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, आपकी जान जा सकती है, क्योंकि जाने जा रही है। इनको एक पत्रकार इन सब से बचते हुए और ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहे तो कैसे करे। और मैं कहूँगा कि अनिल बहुत ज़्यादा सौभाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है, उनको आप जैसे मित्र मिले हैं और उरई जैसा उनकी जनता मिली है, समाज मिला। वरना हम सब यहाँ जितने बैठे हैं हमारे पत्रकार, हम सब जानते हैं ऐसे सैकड़ों पत्रकारों को जो मर गए, थप गए, अपना इलाज नहीं कर पाए, अपने परिवार में लोगों का इलाज नहीं करवा पाए, जीने के लिए भी उनको नाक रगड़नी पड़ती है। पत्रकारिता तो कोई बहुत ही सुविधाजनक काम नहीं है। पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता एक यज्ञ है, और वो यज्ञ ही लोकतंत्र को स्वस्थ रखता है। लेकिन उस यज्ञ के ताप को झेलना, उसकी आहुति के दर्द को समझना, ये समाज का काम है। स्वाभिमानी होगा तो वो कभी इसको जाहिर नहीं करेगा कि अंदर उसकी स्थिति क्या है। आप जैसे लोगों ने समझा है तो ये उसका बहुत बहुत गर्व है इस बात। तो जब मैं विविध पक्षों की बातें भी आपके सामने रखा हूँ, मैं और बहुत सारे मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि समझ भी नहीं है, आप ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए, अभी हमें सुनना है लोग। लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, वो चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, थे और होंगे, तो कम से कम सारी अपनी पार्टीबाजी करते हुए, अपने सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए, उसमें कोई नैतिक प्रवचन में नहीं देने जा रहा हूँ, राजनीति के चरित्र पर कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो जानते और राजनीति की मजबूरियों को भी हम जानते हैं। पत्रकार होते हैं तो समझ में आ ही जाता है।
अगर पत्रकारों का ये हाल रहा कि वो या तो चापलूस और चारण बनकर जिंदा रहें, एजेंट बनकर जिए, या फिर पीटे जाने, मारे जाने और अनवरत संघर्ष और अभाव के साथ जीने के लिए तैयार रहें, तो उस लोकतंत्र को हम क्या कहेंगे? उस लोकतंत्र को बचाएगा कौन? आपकी और हमारी आवाज़ कौन बनेगा? न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दो हमारे सबसे सुरक्षित अंग हैं लोकतंत्र। एक को जीवन के लिए जो जरूरी सुख सुविधाएं और संसाधन हैं, पैसा है, वो मिलता है वेतन के रूप में, और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। हमारे आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की बात करें, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ भी यही सुरक्षा है। कोई बहुत ही बड़ी गलती उनसे हो जाए, जैसे महाभियोग लग जाए, उनको हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा तो 0.1% ही शायद होता होगा। उनको भी पर्याप्त सुरक्षा है। वो निडर होकर, सचमुच ईमानदार होकर वो अपने फैसले दे सकते हैं। वैसे ही कार्यपालिका में बैठे लोग, वो भी, उनको कोई अभाव नहीं है, इसलिए वो भी निडर और अपने विवेक के हिसाब से काम कर सकते हैं। नहीं करते हम जानते हैं। हम जनप्रतिनिधियों की समस्या मजबूरी में समझते हैं। वो कहने को तो सांसद हैं, नीति निर्माता हैं, और मुझे 4 साल लोकसभा में काम करने का अवसर मिला है, तो सांसदों से बहुत अंतरंग परिचय हुआ है। मैं सांसद नहीं था, लेकिन मैं लोकसभा सचिवालय में कुछ करता था, सांसदों के साथ होने के लिए कुछ करता था। तो उनकी सुरक्षा भी समझता हूँ। उनकी समस्या ये है, और कानून ने कर दिया है कि वो अपने विवेक से संसद में या विधानसभा में मतदान नहीं कर सकते। उनके पर विप का अंकुश ऐसा है कि अगर पार्टी लाइन के अनुसार आपने वोट नहीं दिया तो आप पार्टी से बाहर हो जाए, आपका करियर चौपट। तो ये अपने आप में ही एक घोर लोकतंत्र विरोधी बात है। कानून जो बन चुका है हमारा, वो चाहे भी, वो कितना ही विवेकपूर्ण हो, वो अपनी अंतरात्मा और अपने विवेक के आधार पर वोट नहीं दे सकते। उन्हें हाईकमांड के अनुसार ही चलना है, कमांड पर चलना है। कैसा लोकतंत्र, कैसी स्वतंत्रता है उच्चतम स्तर पर। तो कुल मिलाकर पत्रकारिता ही बचती है जो एक लोकवृत्त का निर्माण करती है अपनी समग्रता में, जिस लोकवृत्त में लोग किसी भी बात के, मुद्दे के हर पक्ष को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, विमर्श जहाँ पर किया जा सकता है बिना मारपीट किए और बिना हिंसक किए, और एक लोग अपना मत बना सकते हैं। लोकमत का निर्माण उस लोकवृत्त में होता है जो पत्रकारिता और ये सारे माध्यम मिलकर निर्माण करते हैं। वो लोकतंत्र, वो लोकवृत्त अगर स्वतंत्र, स्वायत्त और स्वस्थ विमर्श वाला नहीं हुआ तो भी लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो ये कुछ मुझे लगता है कि कुछ शर्तें हैं हमारे लोकतंत्र के भविष्य के प्रति आशावान रहने की, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बहुत संकटग्रस्त हैं। अभी आपको तय करना है कि वो भले ही आपको पार्टी लाइन अच्छी लगती है, वो पार्टी अच्छी लगती है, चाहे राहुल गांधी हो या वो मोदी जी हो या वो मुलायम सुरेश हो या कोई हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा हित पार्टी का है, आपका निजी है या देश का। तो कम से कम बड़े मुद्दों पर अपनी राय, अपनी पसंद नापसंद रखते हुए, क्योंकि वो रहेगी, चीज़ों को ईमानदारी से समझने की, गहराई से समझने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है तो इतिहास में पहली बार एक पूरी मनुष्यता को एक तरह से 24 घंटे जीवंत रहने वाला विश्वकोश मिला हुआ है, जो हम सबकी जेब में हर समय रहता है। सोने का समय और नहाने का समय छोड़ हमारा मोबाइल।
उसमें हम एक सवाल पूछकर, और अब तो हिंदी में भी सब कुछ संभव है, दुनिया की हर चीज के बारे में, सब कुछ तो नहीं लेकिन काफी कुछ जान सकते हैं, बहुत सारे आयामों में, बहुत सारे कोणों से। तो अब हमारे और आपके पास ये बहाना नहीं है कि हमने इसके बारे में हम जानते नहीं। अगर आप में जिज्ञासा है तो आपको बिना कहीं गए आपको सारा ज्ञान आपकी हथेली पे मौजूद है। लेकिन विडंबना ये है और आश्चर्य ये है कि कितने कम लोग इस संसाधन का इस्तेमाल करते हैं जो आ गया व्हाट्सएप से, यूट्यूब से जो ले लिया, या जो हमने अपने चहेते प्रवक्ताओं को और नेताओं को टीवी पर सुनकर, अखबारों में पढ़कर जो एक हमने राय बना ली, उसकी जांच करने की कोई ज़रूरत ही हमें महसूस नहीं होती। मुझे ये लगता है कि एक ऐसा समाज हम बन गए हैं जो ज्ञान मुक्त समाज है, जो जानना ही नहीं चाहता। मैंने अपनी राय बना ली है, मुझे ये पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, नफरत करता हूँ, बस बात खत्म। मुझे इनको सुनना ही नहीं है, ये जो कहे मुझे मंजूर। तो मित्रों, ये तो क्षमा कीजिएगा लेकिन मूर्खता की बात है, ये बुद्धि की निशानी नहीं है। हमें किस लिए नहीं है? जीवन तो हृदय और बुद्धि दोनों के सम्यक संयोग से बनता है ना। केवल भावना पर ही हम जीते रहेंगे तो काम चलता नहीं है, देश का भी नहीं चलता, हमारा भी नहीं चलता। तो पाठक और दर्शक होने के नाते, यानी हम लोग जो काम करते हैं उसके ग्रहणकर्ता होने के नाते मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने थोड़ा सा प्रयास करके जो भी मुद्दे में आपकी रुचि हो उसके बारे में थोड़ा सा अपने फ़ोन पर ही कुछ पढ़ लिया करेंगे और थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेंगे, सवाल पूछ ले, किसी और से नहीं पूछना है। तो भी हमारे लोकतंत्र के लिए बचने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आपको फिर हम पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का आधार, उसका प्राण नागरिक है। नागरिकों की समझ, नागरिकों का विवेक और उस विवेक पर आधारित उनके काम। आप थोड़ा शांति से बात कर सकते हैं? ये लोकतंत्र के प्राण है। नागरिक, हम सब गौण हैं, हम सब द्वितीयक तृतीयक हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई और, हम बड़े से बड़े संपादक और पत्रकार। मूल आप है, ताकत आप है, आधार और नींव आप। आपकी समझ और आपकी जिज्ञासा, आपकी जानकारी और ज्ञान का स्तर ये तय करेगा कि लोकतंत्र का भविष्य क्या है। हम उनके सहायक हो सकते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसमें ये कि लोगों को सहायक की जरूरत नहीं है, लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल उनको उनके दिलों और दिमागों में बैठाई गई मान्यताओं, धारणाओं, अज्ञानों, जानबूझकर फैलाए गए असत्यों, उनकी ही जरूरत है। वो अपनी सोच में खुद सोचकर फैसला करने का कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं लोग। जब तक ये स्थिति रहेगी तो लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा और हम वर्चस्ववादी राजनीति की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। राजनीति वर्चस्व का नाम नहीं है, राजनीति विकल्पों की बहुलता का नाम है। लोकतंत्र वो लोग विकल्पों की बहुलता बनी रहे, विविधता बनी रहे, ससम्मान बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप नागरिक के रूप में भी अपने कर्तव्य के प्रति सावधान और जागृत बने रहें। और ये भी ज़रूरी है उसके साथ, इसका मतलब है कि जो हमसे गलती हो तो आप हमें टोकें, हमें बताएं, हमें कटघरे में खड़ा करें। अगर ये रिश्ता हमारा बनता है तो लोकतंत्र के लिए आशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।